हेलो दोस्तों, मैं स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के संबंध एवं फलन के बारे में। संबंध एवं फलन क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संबंध एवं फलन पाठ का नाम है। तो संबंध होता क्या, तो लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कक्षा 11 के समुच्चय। समुच्चय में हम लोगों ने पढ़ा होगा एक कार्तीय गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं ए क्रॉस ए, यानी कि ए पर ए का कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस ए कहते हैं। ए और बी भी कह सकते हैं, ए और बी के क्रॉस गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो संबंध आर होता है, इसको हम रिलेशन यानी आर कहते हैं। जो संबंध आर होता है वो किसी दो समुच्चय में, संबंध दो लोगों के बीच होगा, चाहे कुछ का भी कोई संबंध हो सकता है, लेकिन संबंध हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि दो लोग, जिसे मान लेते हैं कि दो समुच्चय हमारे पास में, समुच्चय का मतलब होता है ये सुपरिभाषित ढंग से किसी चीज़ को मझले कोष्ठक के अंदर लिखना ही समुच्चय कहलाता है। और हाँ, समुच्चय में ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखते, किसी भी अवयव को यानी कि एलिमेंट को दो बार हम अवयव को हम दो बार नहीं लिखते हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। कोई भी हो सकता है। तो वैसा ही दो समुच्चय रहेगा। तो समुच्चय का, जिसे एक समुच्चय मान लेते हैं ए है, एक बी है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, इसके कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय आर होता है। यानी इनके उप समुच्चय आर को ही क्या कहते हैं हम लोग, संबंध कहते हैं। ए क्रॉस बी यानी किसी दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय ही आर होता है। ये उप समुच्चय, उप समुच्चय होता क्या है, सबसे पहले उप समुच्चय जान लेते हैं क्या होता है। कि जिसे ए एक है, एक दो तीन अवयव ले लिए, मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, ये समुच्चय के रूप में है। ठीक, अब एक हम अवयव, एक समुच्चय बी ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, बाकी और कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि देखते हैं कि समुच्चय का मतलब एक ही प्रत्येक अवयव बी में हुआ, तो हम कहेंगे ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी। जैसे कि देखो एक दो तीन, यानी इसके सारे अवयव इसमें है ना, तो इसको कहेंगे ए उप समुच्चय है बी का। वैसे ही जो आर होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा, तो हम कहेंगे वही संबंध कहलाता है। यानी ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय को हम संबंध कहते हैं। अब कार्तीय गुणनफल पहले कैसे निकाला जाता है, इसको जान लेते हैं। कार्तीय गुणनफल, जिसे ए हमारे पास समुच्चय है, एक दो तीन, एक बी समुच्चय है, एक दो तीन चार, कोई भी दो हो सकते हैं। तो कार्तीय गुणनफल का मतलब समझ लो कि दो परिवार हैं, एक और दो परिवार हैं। तो दोनों परिवारों में जो सदस्य होते हैं, सदस्य का मतलब इनके अवयव को हम दर्शा रहे हैं। तो सदस्य यानी कि एक दो और तीन, इसमें तीन सदस्य हैं, इसमें कौन है, एक दो तीन और चार लोग हैं, चार लोग हो गए। तो इन तीनों लोगों का, इन चारों लोगों से चार प्रकार का संबंध होगा। जिसे कहने का मतलब एक का एक के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, कुछ भी हो सकता है। संबंध के बारे में सभी लोग जानते हैं, रिलेशन के बारे में, जैसे चाचा भतीजा, पिता या माता, बहुत सारे प्रकार का संबंध होता है। तो हम अगर एक परिवार का दूसरे परिवार से, अगल बगल किसी से हम तुलना जब भी करते हैं, तो लोग देखते हो कि यानी हमारा संबंध किसी एक के साथ कुछ और है, दूसरे के साथ उसके घर वाले के कुछ और होगा, तीसरे के साथ कुछ और होगा। यानी इसी प्रकार से संबंध हर लोगों के साथ अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को यानी कि जब ए क्रॉस ए निकालेंगे हम, तो मझले कोष्ठक के अंदर एक का एक के साथ संबंध, पहले संबंध को क्या कहेंगे, एक और एक। अगला क्या होगा, एक का दो के साथ, एक कामा दो। अब अगला क्या होगा, एक के साथ तीन का, तो एक और तीन। अब अगला क्या होगा, एक के साथ चार का, एक कामा चार। और हाँ, प्रत्येक के बीच में कामा दे दे के लिखते हैं, समुच्चय का ये नियम होता है। वैसे ही जैसे कि एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार का साथ संबंध हुआ, यानी पहले का चार लोगों के साथ संबंध हुआ कुछ न कुछ का। अब वैसे ही दो का एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ और चार के साथ। तो लिखेंगे क्या, दो का एक के साथ संबंध हुआ, दो का दो के साथ संबंध हुआ, दो का तीन के साथ हुआ और दो का चार के साथ हुआ। ठीक, वैसे ही अब आगे आ जाते हैं, उधर जगह नहीं दर्द लिखते हैं कि तीन का जिसे बताएं कि एक के साथ संबंध होगा, दो के साथ होगा, तीन के साथ होगा और चार के साथ होगा। तीन का एक के साथ संबंध होगा, तीन का दो के साथ होगा,
और 3 का 3 के साथ होगा और 3 का 4 के साथ होगा और मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। यही कहलाता है हमारा कार्तीय गुणनफल और जिसको कह सकते हैं संबंध। यानी कि अगर एक संबंध आर के बारे में कहेगा कुछ भी कि आर हमारा किस प्रकार से है दो समुच्चयों पर, तो वो एक राशि एक का उपसमुच्चय होना चाहिए। यानी कि आर के सभी अवयव एक राशि में यानी कि कार्तीय गुणनफल में होने चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। और ये एक राशि निकालने का तरीका ये होता है। ठीक, अच्छा इसमें देखते हैं 3 अवयव हैं, इसमें 4 अवयव हैं। तो संबंधों की मतलब उनके कार्तीय गुणनफलों की संख्या क्या होगी, इसका गुणा कर लेते हैं। 4 3 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, तो पता चल जाता है कि कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। यानी कि अब संबंध यानी कि आर के बारे में सब लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके प्रकार। देख लीजिए समुच्चय का परिभाषा, यदि कोई अरिक्त समुच्चय का मतलब खाली ना हो, अरिक्त समुच्चय ए है और आर एक राशि का कोई उप समुच्चय है, तो उसी आर को कहेंगे क्या है, ए का संबंध है। यानी कि आर एक राशि का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय मतलब कार्तीय गुणनफल के प्रत्येक अवयव में आर के भी अवयव स्थित होंगे। यानी कि आर के सभी अवयव अगर एक राशि ए का भी एक अवयव है तो इसे ही हम कहते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय का यह प्रतीक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कई प्रकार का होता है। समुच्चय कई प्रकार का होता है, तो हम सबसे पहले समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो इसके बाद सब सारे क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार में स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध, एक संबंध आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य होता है। कब? जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो। यानी कि ए से ही संबंधित होगा और आर में वो उपस्थित होगा। कहने का मतलब होता है कि जो ए है बिलोंग टू आर, यानी कि ये बिलोंग टू का प्रतीक होता है। यानी कि आर से संबंधित होने चाहिए ए और ए क्या है, ए संबंधित है किससे, कैपिटल ए से। ए यानी कि ए में होना चाहिए। ए यानी वो समुच्चय जो समुच्चय ए है। जिसे एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे कि हम उदाहरण एक लेके आए कि ए बराबर 1 2 3, 1 2 3 एक समुच्चय है। अब हमारे पास एक R1 R2 R3 यानी 3 संबंध दिए गए हैं। कितने हैं? 3 संबंध। बताना कि कौन इसमें स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब ये बताएं कि ए और ए संबंधित होने चाहिए आर से। आर यानी कि संबंध आर यानी रिलेशन, और ए कहाँ होना चाहिए, ए में उपस्थित भी होना चाहिए। सबसे पहले हम एक देखो, एक के जगह पर 1 2 3 है। अब अगला कहने का मतलब एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए। हाँ, एक का एक के साथ संबंध यानी ए है ना, ए भी एक, ये एक भी ए है और ये एक भी ए है, और ये दोनों ए में है, कैपिटल ए। स्मॉल ए का मतलब होता है वो जो होते हैं उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का भी 3 के साथ संबंध है। यानी देख रहे हो प्रत्येक अवयव का अपने आप से स्वयं से संबंध है, यानी स्वयं के तुल्य है। तो इस चीज को हम कहेंगे संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि स्वतुल्य है। ये संबंध क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है ये वाला R1 यानी स्वतुल्य है। अच्छा अगला जो है लिखा 1 1, हाँ पहला का पहले के साथ संबंध है, दूसरा का 1 2। अब देखो इसमें क्या होगा कि 1 का 2 के साथ संबंध हो गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होगा, तो ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं। अगला R3 देखते हैं। R3 क्या है? जो R3 है वो देखो 1 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। यहाँ सब तक तो सब मिलते हुए चला गया, लेकिन ये 4 के साथ संबंध आर में कहा गया ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सब में तो ए के साथ संबंध है, लेकिन जो ए है ए में होना चाहिए। तो ये जो 4 है ये ए में तो नहीं ना है, तो इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ये स्वतुल्य संबंध यानी कि स्वतुल्य नहीं, तुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। तो स्वतुल्य के बारे में इतना जानेंगे। अब बात करते हैं अगले, अब हम अगले संबंध के बारे में बात करते हैं। सममित संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध समझ गए होंगे, तो अब बात करते हैं सममित संबंध। सममित संबंध का मतलब होता है एक संबंध आर समुच्चय ए पर सममित होता है यदि
यदि हो गया, 2 लिखा गया, यदि और केवल यदि। किस स्थिति में? यदि ए का बी के साथ संबंध आर में होना चाहिए, यानी ए कामा बी आर में होना चाहिए, और साथ में बी और ए भी आर में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम 1 और 2 कहीं है तो 2 और 1 भी होना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा भी होना चाहिए उस संबंध आर में। यानी ए बी भी होना चाहिए और बी ए भी होना चाहिए आर में। और ए और बी कहाँ से होने चाहिए? ए और बी भी उपस्थित ए में होने चाहिए। ये नहीं कि ए में उपस्थित नहीं हो फिर भी ये काम हो जाए। यानी कि ए और बी ए से ये संबंधित होता है। अगर इस तरह से इसको बना के कट गया तो संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक समुच्चय आर क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाता है। एक उदाहरण इसका एक ले लेते हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। एक ले लिए ए समुच्चय मझले कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 एक समुच्चय है। अब बात करते हैं जो ये 3 संबंध दिए R1 R2 R3। R1 में 1 1 1 2 2 3 3 2 और 2 1 1 1 2 2 3 3 और 1 1 और 1 2 और 2 3 और 3 2 इस प्रकार से हैं। तो बताइए कि इन तीनों संबंध में कौन कौन से संबंध सममित संबंध है, यानी कि यहाँ पे सममित है। तो सममित के बारे में भी बताएं हम जस्ट कि क्या कहते हैं कि ए बी आर में उपस्थित होना चाहिए, तो बी और ए भी आर में उपस्थित होना चाहिए। तो बस ऐसे चीज़ों को हम ढूंढेंगे इसी। तो जिसे कि देखिए ए और बी, यानी बी भी उसी का अवयव है, ए का होना चाहिए, बी भी ए का अवयव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 4 लिख देता तो यानी कि 4 इसमें है चलता, लेकिन अगर 5 लिख देता तो नहीं चलता, क्योंकि बी भी ए में, मतलब जो बी वाला मान है ये बी ए में नहीं होता। अगर 5 रहता तो 5 इसमें है नहीं ना, इसलिए ये संबंध तुरंत कर देते सममित नहीं। एक का एक के साथ संबंध है। अब बात करते हैं जस्ट इसका उल्टा, बी का ए के साथ है कि नहीं। देखो ए का बी का आर में होना चाहिए और बी और ए भी आर में होना चाहिए। तो एक का जस्ट उल्टा करेंगे तभी तो वो एक ही एक बनेगा। तो एक एक इसमें है कि नहीं, यानी एक ठो है लेकिन एक ठो और होता है। तो ये याद है कि समुच्चय में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है। तो जिससे अगर कहीं एक और एक दो ठो होता तो उसको हम एक ही लिखते हैं, इसलिए वो एक ही चीज़ लिखा है। यानी एक का उल्टा एक और एक का उल्टा एक, ये दोनों इसमें है, ये ठीक है। अब बात करते हैं, कहने का मतलब बिना समझ में आया तो ये देखो कि जिसे एक का एक के साथ संबंध है तो इसका मतलब इधर से इधर के साथ संबंध है। तो अब इसका इसके साथ संबंध करेंगे तब भी तो वही एक एक आएगा। तो जब समुच्चय लिखा गया होगा तो दोनों में से किसी एक कट को लिखा जाएगा, क्योंकि 2 बार नहीं लिखते हैं, इसलिए ये इसमें उपस्थित है। अब एक का 2 के साथ संबंध, तो अब इस समुच्चय में देखते हैं 2 का 1 के साथ कहीं, यानी जस्ट इसका उल्टा 2 का 1 के साथ यहाँ पे है, ठीक, यानी कि ये भी अभी मिलता गया। अब 2 का संबंध 3 के साथ, तो 3 का 2 के साथ है कि नहीं है, यानी कि इसमें सब कुछ मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? सममित है, संबंध है, ये सममित संबंध है। अगले की बात करते हैं। अगला एक का एक के साथ संबंध, एक का एक के साथ संबंध उसका उल्टा होगा। 2 का 2 के साथ संबंध, 2 के 2 के साथ बीच में है, क्योंकि किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा। 3 का 3 के साथ संबंध और 3 का 3 के साथ संबंध है कि नहीं है उपस्थित, यानी कि है। तो इस स्थिति में ये भी क्या हुआ? सममित हुआ। और ये स्वतुल्य भी है, क्योंकि देखो सबका अपने आप से संबंध है, स्वयं के साथ संबंध है, तो ये स्वतुल्य भी हुआ और सममित भी हुआ। अब बात करते हैं R3 में। R3 संबंध देखो, एक का एक के साथ है तो एक का एक के साथ जिसके उल्टा भी इसी में उपस्थित है वही है। एक का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, सही है नहीं। अब देखो 2 का 1 के साथ इसमें कहीं नहीं, 2 और 1 कहीं नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। यानी यहाँ पर इससे परिभाषा समझ में आ रहा है कि ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ भी आर में उपस्थित होना चाहिए, और ए और बी किस में होने चाहिए? 1 और ए से उपस्थित होने चाहिए। जिसे अगर कहीं लिखा होता है 1 और 5 इसमें, और 5 और 1 लिखता है तो लोग कहते हैं यानी ए का बी के साथ है और बी का भी ए के साथ है। लेकिन देखो ए तो ए में है लेकिन बी ए में नहीं है, इसलिए ये भी समतुल्य या सममित नहीं होता। अब बात करते हैं अगले प्रकार, बात करते हैं अगले संबंध की। अगला संबंध हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है? एक संबंध आर, एक संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध होता है यदि और केवल यदि, कब? जब ए बी, यानी कि ए बी का संबंध आर से होना चाहिए, ए बी आर में उपस्थित होने चाहिए, और बी और सी भी आर में उपस्थित होने चाहिए, और साथ में ए का सी के साथ संबंध। जिसे कहने का मतलब ए का बी के साथ तो बी का किसी अन्य के साथ होगा, लेकिन जिसके साथ होगा उसका कहीं ना कहीं संबंध ए के साथ अवश्य होना चाहिए।
कहने का मतलब है ए का अगर बी के साथ संबंध है, ठीक, और बी का किसी अन्य के साथ संबंध यानी कि सी के साथ संबंध है, ठीक, तो जो जिसके साथ इसका संबंध होगा उसका संबंध ए के साथ भी जरूर होना चाहिए। इसी चीज़ को हम कहते हैं संक्रामक संबंध। अब इसके बाद ए और बी और सी कहाँ से बिलोंग करते होंगे, ए से संबंधित होने चाहिए। इस स्थिति में होंगे तो हम उसे कहेंगे संक्रामक संबंध, नहीं होंगे तो संक्रामक संबंध नहीं है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक समुच्चय ए, 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं। अब ये 4 प्रकार से हमारे पास संबंध होंगे। चारों के बारे में जिस प्रकार से भी कह सकता है, बहुत प्रकार से कहता है कि संबंध किस प्रकार से होंगे, तो किस प्रकार से है ध्यान दें। एक संबंध दिया 1 2 2 3 और 1 3, तो हम बताएं ए का बी के साथ संबंध यानी 1 का 2 के साथ संबंध है। अच्छा आप देखते हैं 2 का किसी अन्य के साथ संबंध, 2 का 3 के साथ संबंध है, यानी कि यहाँ से ए और ये बी हो गया और ये बी और ये सी हो गया, तो ए और सी भी कहीं होने चाहिए, यानी 1 और 3 इसमें होगा तो कहेंगे हाँ देखो 1 और 3 इसमें है ना, तो ये क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध न समझ में आया तो फिर से देखते हैं। कहें अभी कि ए का बी के साथ संबंध और बी का सी के साथ संबंध और लास्ट में ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए उस आर में। 1 का 2 के साथ, तो 2 का किसी अन्य के साथ, 2 बी है ना, बी का किसी अन्य के साथ है 3 के साथ, तो अब 1 और 3 इसमें कहीं ना कहीं अगर रहेगा तो कहेंगे संक्रामक है, नहीं तो नहीं, तो 1 और 3 है संक्रामक। अब बात करते हैं 1 का 1 के साथ संबंध, यानी ए भी 1 और बी भी 1 है, ठीक, तो बी का किसी यानी 1 का 2 के साथ संबंध हो गया, यानी कि सी के दर पे क्या आ गया 2, तो अब कहीं ना कहीं 1 और 2 का संबंध भी होना चाहिए, तो है 1 और 2 का, यानी 1 और 2 यही है, तो बताया गया कोई 2 बार नहीं लिखते, तो ये भी संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। जिसे देखो ए और ये बी है और ये क्या है, बी और सी है, ठीक, तो ए और सी भी होने चाहिए, यानी 1 और 2, तो 1 और 2 खुद है, 1 और 2 है, लेकिन अब बताया गया कि कोई अवयव 2 बार नहीं लिखते। और यहाँ पे देखो 1 का 2 के साथ, तो 2 का किसी अन्य के साथ सी के साथ है, तब 1 का 1 के साथ संबंध यहाँ पे है, इस प्रकार से हम कहते हैं ये संक्रामक संबंध है। अगला देखते हैं उदाहरण, 1 का 1 के साथ संबंध, ठीक, अब 1 का 2 के साथ संबंध, यानी कि ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बी है यह और ये सी हो गया, तो अब कहीं ना कहीं ए और सी होना चाहिए, यानी 1 और 2, 1 और 2 इसमें कहीं है, 1 और 2 इसमें कहीं है, हाँ यही खुद है 1 और 2, बताया ना कि किसी चीज़ को 2 बार नहीं लिखा जाता, ये 1 2 खुद हो गया, तो भी ये संक्रामक संबंध है। आओ अगले देखते हैं 2 का 1 के साथ संबंध, तो 1 का 2 के साथ संबंध है, 1 का 2 के साथ ए बी, फिर ये बी और सी, तो ए सी यानी 1 1 है यहाँ पे है, ठीक, यहाँ भी देखो सब मिल रहा है, यानी 2 का 3 के साथ संबंध और 3 का 2 के साथ, यानी कि सी अगला कोई है, ये ए है, ये बी है और ये बी है और ये सी है, तो ए का सी के साथ भी है ना, यानी कि 2 और 2 का संबंध इसमें उपस्थित है। इस स्थिति में ये भी संक्रामक संबंध है, ठीक। ऐसे संबंधों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। मेन इसका ये है कि आर में ए बी भी होने चाहिए और बी सी भी होने चाहिए और लास्ट में ए सी भी उपस्थित होना चाहिए, अगर नहीं है ये संक्रामक संबंध है। और साथ में ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो तीनों ए में उपस्थित होने चाहिए, वो जो तीनों ए और बी और सी हैं वो तीनों ए में उपस्थित होने चाहिए। ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ को हम कहते हैं संक्रामक संबंध। अब अगले तत्समक संबंध के बारे में। तत्समक संबंध क्या होता है, एक संबंध आर समुच्चय ए का तत्समक संबंध कहलाता है जब आर ए संबंधित है, इसको कहते हैं पोलर या सच दैट, ठीक, यानी कि ए बिलोंग टू, यानी कि ए से संबंधित नहीं, प्रत्येक ए से संबंधित होनी चाहिए और ए उपस्थित होना चाहिए उस आर में, यानी कि संबंध में। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि तत्समक संबंध कहते हैं। अभी हम बताए थे यानी कि स्वयं के साथ स्वयं का संबंध स्वतुल्य में, तो स्वतुल्य और तत्समक में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, बस थोड़ा सा अंतर होता है, देख लेते हैं उस अंतर को। तत्समक संबंध को आई बेस में ए से प्रदर्शित करते यानी उसी आर को हम क्या कहेंगे, आई ए भी कर सकते हैं, यानी तत्समक संबंध। एक उदाहरण में ले लेते हैं, 1 2 और 3 ये बराबर, हम कुछ संबंध बना लेते हैं। क्या ए बराबर एक समुच्चय बना लिए, 1 और 2 और 3, इसके अवयव को 3 संबंध बना लिए, R1 R2 R3। अब इसमें देखना है हमें कि स्वतुल्य कौन है और तत्समक कौन है। तत्समक का बताएं कि यानी कि सभी ए होने चाहिए आर में, और ए क्या होना चाहिए, कैपिटल ए से, यानी कि उस समुच्चय से बिलोंग करता है।
जैसे देखो ए बी सी यानी इसके 3 अवयव हैं, इसमें बात करते हैं स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, एक का एक के साथ संबंध, एक का दो के साथ संबंध है, यानी ये कुछ देर के लिए रुक गया। अब दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ संबंध, यानी हम इस चीज को हम कह सकते हैं स्वतुल्य तो है, वह तुल्य है, यानी कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो एक और दो की वजह से ये तत्समक संबंध नहीं हो पाया। अगर ये एक और दो नहीं रहता तो ये तत्समक संबंध होता है, यानी कि सभी ए का ए के साथ संबंध उसमें होना चाहिए और समुच्चय में वही होनी चाहिए और उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वतुल्य में क्या होता है कि इस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कह सकते हैं, यानी कि ये सबका संबंध सबके साथ है, बाकी उससे अधिक कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है। तो अब देखो जब इसकी बात करते हैं, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ सभी संबंध है, तो ये देखो तत्समक भी है, तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है, यानी कि सभी स्वतुल्य तत्समक नहीं हो सकते, लेकिन सभी तत्समक स्वतुल्य हो सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखो ये स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं हुआ, लेकिन कोई भी तत्समक रहेगा तो स्वतुल्य होगा, क्योंकि उसका उसके साथ संबंध जरूर रहेगा, उसी अवयव का उसी अवयव के साथ। इसकी बात करते हैं तो देखो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी स्वयं का स्वयं के साथ सभी में संबंध, लेकिन ये जो चार चार है इसमें उपस्थित नहीं है, तो ये इसमें उपस्थित नहीं है, तो बाकी ये तीनों तो इसको हम स्वतुल्य कह सकते हैं, लेकिन तत्समक नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादा हो गया। ये बस इतने तीनों होने चाहिए तत्समक, यानी सभी का सभी के साथ। अगर नहीं भी है, ये भी नहीं है और बाकी सब कुछ दे दिया, कभी बताइए तत्समक है कि नहीं? तत्समक ये भी नहीं है, क्योंकि दो और दो इसमें है ही नहीं, सबका संबंध सबके साथ होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है संबंध तत्समक। क्या था हमारा? दो और दो और तीन और चार था, ठीक। तो ये स्वतुल्य है, तत्समक नहीं। इसी तत्समक को हम इस चीज को जो आ रहा है रिलेशन, इसको आई ए कह सकते हैं। आई ए कहीं लिखा है तो इसका मतलब यही है कि वो तत्समक संबंध के साथ है, यानी आर ए पर तत्समक संबंध है। अब बात करते हैं एक और संबंध, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध होता है वो तुल्यता संबंध होता है। ये तुल्यता संबंध होता क्या है? जब हम एक संबंध आर किसी समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध कहलाता है जब अब यहाँ पर संक्रमक, वो संबंध जो संक्रमक भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए और सम्मित, यानी कि तीनों उसमें मिल गए, यानी एक का आर में ये तीनों मिल गए, यानी कि संक्रमक भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया और सममित भी हो गया। तो इस आर को हम तुल्यता कह सकते हैं, तुल्यता सम्मित, यानी कि संक्रमक भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए। अगर तीनों संबंध इसमें हो गए उपस्थित किसी एक समुच्चय में, या किसी एक रिलेशन में, यानी कि आर में या संबंध में, तो हम उस संबंध को तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं या तुल्यता संबंध कहेंगे, ठीक। एक उदाहरण द्वारा बात करते हैं। एक उदाहरण हम ले लिए हैं कि एक समुच्चय ए, एक दो तीन चार अवयव, उसमें एक संबंध हम आर ले लिए हैं। तो अब आर यानी कि एक संबंध लिख लिए हैं, अब बताना है कि ये तुल्यता है कि नहीं, यानी तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो तुल्यता से पहले हम बताएं संक्रमक, स्वतुल्य और सममित तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य का मतलब सभी अवयव का अपने आप से संबंध, एक का एक के साथ संबंध, दो का दो के साथ संबंध, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ संबंध है, यानी ये स्वतुल्य है, ठीक, स्वतुल्य हो गया, यानी कि स्वतुल्य है। इसके बाद सममित और संक्रमक के बारे में। सममित का मतलब क्या होता है? यानी कि ए का बी के साथ संबंध, अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि ए का बी के साथ संबंध भी आर में होना चाहिए और बी का ए के साथ भी होना चाहिए आर में, यानी उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए, यही सममित संबंध कहलाता है। तो देख लेते हैं कि सममित है कि नहीं, कि एक का एक के साथ संबंध इसका उल्टा भी इसमें उपस्थित है। उल्टा का मतलब वो होना चाहिए। एक का दो के साथ संबंध, दो का एक के साथ संबंध है, ठीक। दो का दो के साथ संबंध, दो का दो के साथ भी संबंध है। तीन का तीन के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ, चार का चार के साथ। कहने का मतलब अगर दो और दो कहीं लिखा गया होगा, इस संबंध इस प्रकार से होगा, तो जब इसका समुच्चय बना होगा तो कोनो एक का चीज़ें लिखा होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यानी इसका भी उल्टा इसमें होता है, यानी कि ये क्या है? सममित भी है। अब देखते हैं संक्रमक है कि नहीं। संक्रमक का मतलब बताए हैं ए का बी के साथ संबंध भी होना चाहिए आर में, और बी का किसी अन्य के साथ सी के साथ भी होना चाहिए, लेकिन जो ए और सी है, ए सी भी आर में होना चाहिए, यानी ये संबंधित होना चाहिए, संबंधित का चाहिए। अब वैसे ढूंढेंगे
एक का एक के साथ संबंध, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये बी है और ये सी है, तो एक का सी के साथ है कि नहीं, है, दो, एक और दो, एक और दो, हाँ ये इसमें है। फिर से समझ लेते हैं इस चीज़ को। संक्रमक का बताया मतलब कि ए का बी के साथ संबंध आर में होना चाहिए और बी का सी के साथ संबंध आर में होना चाहिए, और जस्ट उसके बाद पहले का लास्ट वाले के साथ संबंध होना चाहिए। तो देखते हैं, एक का एक के साथ संबंध, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब फिर ये मान लेते हैं बी ही यहाँ पे है, बी का सी के साथ संबंध है, ठीक, तब ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए, है कि नहीं। देखो एक का दो के साथ संबंध, तो एक दो इसमें है कहीं ना कहीं, हाँ यही है। तो बताया ना अभी दो बार किसी चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि इसमें उपस्थित है, इसलिए ये संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। अब जिसमें तीनों उपस्थित होते हैं उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे तुल्यता अभिसंबंध है, तुल्यता संबंध, यानी इस आर को हम कहेंगे ए पर तुल्यता संबंध है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।